नमस्ते दोस्तों, मंच देख रहे हैं आप और आज मंच पर हमारे मेहमान हैं मेजर जनरल विशंबर दयाल सर। सेना से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन इनके अनुभव से देश अब भी बहुत कुछ जान समझ रहा है। देश दुनिया में जैसी स्थिति परिस्थिति है, यानी कि भारत के दरवाजे पर युद्ध दस्तक दे सकता है। इसे डिकोड करेंगे मेजर जनरल साहब के साथ हम कि आखिर ये जो परिस्थिति अमेरिका, इजराइल बनाम ईरान और फिर ईरान बनाम पूरा मिडिल ईस्ट बना हुआ है, वो भारत को कहां खड़ा करता है। विशंबर दयाल सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे मंच पर। ये दूसरा मौका है जब हम आपको होस्ट कर रहे हैं। सर, सबसे पहले हम यहीं से शुरुआत करना चाहेंगे कि देश दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो हम देख रहे हैं, लेकिन जो युद्ध हो रहा है, जो परिस्थिति बनी हुई है, उसको लेकर देश के अंदर भी एक बड़ी बेचैनी है। दो धड़े हमें दिख रहे हैं और हम यहीं से शुरुआत करेंगे बातचीत की कि आखिर क्यों ये देश में दिख रहा है कि एक धड़ा कह रहा है कि ईरान को लेकर थोड़ी चुप्पी ठीक है, एक धड़ा कह रहा है कि नहीं, ये हमले गलत हैं, ये कल को हमारे दरवाजे पर भी आ सकते हैं। इसका कम से कम निंदा तो हम लोग की होनी चाहिए। देखिए, मेरा मानना ये है कि शायद दोनों ही धड़े अधूरी बात कर रहे हैं। और मुद्दा ईरान नहीं है, मुद्दा सिर्फ मिडल ईस्ट नहीं है, मुद्दा सिर्फ तेल नहीं है, मुद्दा सिर्फ अमेरिका नहीं है। मुद्दा है ये दुनिया किसी तरह किन किन मूल्यों पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पिछले 80 साल में ये दुनिया किसी मूल मूल्यों पर चली है। और इस दुनिया का एक आकार है, एक 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 चार्टर है, अनरिटन एक तरह से प्रिंसिपल है कि भाई इस दुनिया के अंदर आप किसी भी देश की प्रभुसत्ता को, किसी भी देश की सॉवरेनिटी को दूसरा मुल्क जब चाहे जैसे चाहे वॉयलेट नहीं कर सकता। मुद्दा बेसिकली मुद्दा ये है कि भाई आपने, अमेरिका ने, इजराइल ने एक 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 ऐसे मुद्दे को लेकर जिस पर बातचीत चल रही थी, जिस पर उसके पास कुछ बचा नहीं था, क्योंकि दूसरी साइड, ईरान की साइड, बिल्कुल जो आप कह रहे थे वो मानने को तैयार थी, और फिर भी अगर आपने अटैक किया है तो मुद्दा, बेसिक मुद्दा ये है कि क्या दुनिया आने वाले वक्त में इस तरह से जो इंटरनेशनल लॉ है, जो यूएन चार्टर है, जो 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 देशों का अब तक, जो देशों को जिस तरह से देश चल रहे थे, दुनिया चल रही थी एक दूसरे की सूझबूझ से, क्योंकि देश, दुनिया, ये सब बड़े नाम है, आखिर तो इंसान है ना इनमें रहने वाले। तो उन उन मूल्यों पर, उन इंटरनेशनल लॉज पर, उन प्रिंसिपल्स पर जो इंसानियत थी, जो इंसान था, वो प्रॉस्पर कर रहा था। इसमें कोई शक की बात नहीं। अगर 1945 से पहले दुनिया के हालात देखें और अपने आज के हालात देखें, अपने मुल्क को ही देख लीजिए, तो मैं समझता हूँ कि देखिए, ये मेन मूल्य, जो मेन इशू है, उसको वो क्रिटिसाइज करना चाहिए, वो जो है वो अपोज करना चाहिए। और उसको जो है कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ दुनिया को, जो लोग शांति में विश्वास करते हैं, जो मुल्क बिल्कुल प्रिंसिपल्स पर चलना चाहते हैं, इंटरनेशनल लॉ की गारंटीज के तहत मतलब प्रॉस्पर करना चाहते हैं, मैं समझता हूँ हर मुल्क को ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहिए कि अमेरिका ने एक दिन उठ के तहश नहश मचा दी और एक मुल्क पर फायर कर दिया। ठीक, तो मुद्दा ईरान, प्रो अमेरिका, प्रो, ये नहीं है। मुद्दा है प्रो दुनिया का जो दस्तूर है उसके आप साथ खड़े हैं, या जो दुनिया के दस्तूर को कुचला जा रहा है, विध्वंस लीला जो रची जा रही है, आप उसके पक्ष में। मुद्दा स्पष्ट है। ठीक है, इसको और मैं थोड़ा फाइन ट्यून करता हूं आपके लिए और मैं बिल्कुल आपके जुबान में समझना चाहूंगा कि आप इसे सही और गलत के अगर फ्रेम से देखते हैं तो आपकी क्या राय है। मेरी राय, मैंने कहा, बिल्कुल स्पष्ट है। अमेरिका ने एक इंटरनेशनल लॉ को, एक यूएन चार्टर को, एक दूसरे मुल्क की सॉवरेनिटी को एक दिन सुबह उठा और फायरिंग स्टार्ट कर दी। आपने वायलेट कर दिया। कोई रीजन हो भाई, कोई वो, जब आपकी वार्तालाप चल रही है, चलो आपके डिफरेंसेस थे दोनों मुल्कों के बीच में, आपको कुछ उसके मुद्दे थे जो आप, जिससे आपकी सहमति नहीं थी, लेकिन उन मुद्दों के लिए उनके फॉरेन मिनिस्टर तो आपके यहाँ आ रखे थे। आपके वाइस प्रेसिडेंट को उन्होंने बोला, हमारे पास जो न्यूक्लियर है, जो न्यूक्लियर एनरिच यूरेनियम है, हम उसको आपकी एटॉमिक एनर्जी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के तहत उसका निरीक्षण करा सकते हैं और हम उसको बंद कर सकते हैं। तो आपके पास तो कोई मुद्दा ही नहीं था। फिर भी आपने अगर लड़ाई शुरू की है तो आपकी कहीं ना कहीं कोई मंशा खराब है ना। तो मैं फिर भी नहीं कह रहा कि मैं ईरान के पक्ष में हूं, या मैं कह रहा हूं
ये मुद्दा, ये बिल्कुल ये वायलेशन है। जो वायलेशन आज आपने ईरान पे की है, कल आपने वेनेजुला पे की थी, परसों आपने किसी और पे किया, दुनिया ऐसी चलती रहेगी तो अनस्टेबिलिटी रहेगी ना दुनिया में। जब अनस्टेबिलिटी रहेगी तो फिर आएगी ना साहब। आपको दुनिया में दहशत फैलाने का किसने हक दे दिया? अरे दुनिया भर के लोग हैं, सिर्फ इंडियंस 1 करोड़ नहीं है वहां पे, 90 लाख या 1 करोड़ 10 मिलियन इंडियंस ही नहीं है सिर्फ गल्फ के अंदर, बाकी कंट्रीज के लोग भी हैं। और देखिए जो जहां पे इस महंगाई का मार पड़ेगा साहब, आपने तो दहशत फैला दी दुनिया में। किस मुद्दे पर? तो बात देशों की नहीं है, बात इंडिविजुअल्स की नहीं है, बात आपकी लाइक डिसलाइक की नहीं है, बात किसी पार्टी के पक्ष विपक्ष की नहीं है। पार्टी मुद्दा है क्या दुनिया आगे कैसे चलेगी, क्या आने वाली पीढ़ी जो है वो इसी दलदल में फंस जाएगी कि उनको अनसर्टेनिटी रहेगी। आज हम दुबई में बैठे, किसी ने अटैक कर दिया, कल हम दुबई के बजाय यूरोप के किसी कंट्री में चले गए, अगर वहां हो गया क्या करोगे? तो ये मेरा मुद्दा बहुत स्पष्ट है। मेरा मुद्दा है कि अगर जो लोग यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर, जिनको आपने सब कुछ सौंप दिया दुनिया ने 1945 में, अगर वो मुल्क इस तरह से काम करेंगे तो फिर ना तो यूएन है, ना चार्टर है, ना कुछ है, फिर तो तहस नहस है साहब। तो फिर साहब ये तो बहुत स्पष्ट है, मेरा इरादा बहुत स्पष्ट है। सर, अगर हम इंडिया के इंटरेस्ट की बात करें, ईरान पर स्ट्रेटेजिकली अगर देखा जाए, इस तरह से बॉम्बिंग होना, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में, ठीक है ईरान, हम उस पर बात कर लेंगे कि ईरान इसे कितना सस्टेन कर लेगा, उसकी जो फायर बैक की कैपेसिटी जो है, शायद ड्रोन क्लास ड्रोन्स जो इस्तेमाल कर रहा है वो ठीक है, वॉरफेयर लंबा खींचने के लिए हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से जो बात हो रही है वेस्ट एशिया में अमेरिका की धमक का होना इस तरह से, फिर तो अब इसके बाद अगला नंबर तो दो देशों का दिख रहा है, जो दो ताकतवर देश खड़े हैं। कल को ये भी अमेरिका की नजरों में खटकने लगेंगे। हम बात चाइना और इंडिया की कर रहे हैं। देखिए, अमेरिका भी उतना करता है जितना वो पचा सकता है। भारत एक, फर्स्टली भारत के मुद्दे पर भारतीयों को विश्वास होना चाहिए, बिल्कुल निश्चिंत होइएगा। सिर्फ महंगाई की मार है, उसको झेल लीजिएगा। अमेरिका की इतनी जरूरत नहीं है कि भारत पे अटैक कर दे। आप एक न्यूक्लियर पावर है साहब, कमाल की बात है, और हमारी सर जमीन पर, और हम 5 मिलियन लोग वहां हैं, क्या उनमें भारतीयता नहीं है? तो पहले तो भारत का नंबर, अमेरिका अगर सोच भी रहा है इस किस्म की, उसकी अगर इस किस्म की कंस जैसी सोच है तो भूल जाए। और जहां तक चाइना की बात है, देखिए चाइना को अमेरिका और चाइना डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं करेंगे। इस पूरी वॉर से एक चीज स्पष्ट है पिछले 6 महीने से जो भी अमेरिका कर रहा है उसको, कि चाइना अमेरिका को डायरेक्टली कन्फ्रंट करने को तैयार नहीं है। अमेरिका की स्ट्रैटेजी है चाइना को मार्जिनलाइज करना, और चाइना के जितने भी, वेनेजुला में चाइना की इन्वेस्टमेंट्स थी, चाइना वहाँ से ऑयल और क्रूड ड्रॉ कर रहा था। चाइना ने इतनी इन्वेस्टमेंट भारी की है ईरान के अंदर। हम लोग तो 2019 में विड्रॉ कर गए ना अंडर सैंक्शंस। हमने तो कहा हम ईरान से कुछ नहीं लेंगे, लेकिन चाइना तो लेता रहा है और चाइना ने इन्वेस्टमेंट्स की हैं। तो चाइना को तो मार्जिनलाइज करना है उसका मुद्दा। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस दो विनाशकारी शक्तियों के बीच में भारत जैसे देश को कहीं भी फंसना चाहिए, और हमें किसी किस्म का डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने ये सवाल कुछ दर्शकों को अटपटा लग सकता है, इसलिए मैं इसको और थोड़ा फाइन ट्यून करता हूं इस हिस्से में। दरअसल ये पूछने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि कम से कम मौखिक स्तर पर अमेरिका इस वक्त उस पोजीशन पर दिखाई दे रहा है। कम से कम जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो लोग इस फील्ड पर काम कर रहे हैं, पॉलिटिकल एक तरीके से डिस्क्रिप्शंस अलग हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका की जुबान जो है, जैसे अमेरिका वहां से कहता है कि हाँ जी 30 दिन के लिए तेल ले लो, एक भाषा है उसकी कि हमने भारत को छूट दी है अभी 30 दिन के तेल लेने के लिए, एनर्जी स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए। तो एक तो पहले तो सवाल यही उठ रहा था कि भाई तुम होते कौन हो जो रशिया पे तेल से रोक रहे हो। बिल्कुल, और बिल्कुल। उसके बाद आपने 30 दिन का ये मसला उठा दिया। उसके बाद अमेरिका के एक अधिकारी आते हैं, रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेते हैं, और वो कहते हैं कि जो हमने चाइना के लिए गलती की वो हम भारत के लिए नहीं दोहराएंगे, और वो दिल्ली में बैठ कर कहते हैं ये सब। तो कम से कम वर्बल जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, वर्बली हो रही हैं, या फिर जो कुछ लिखा पढ़ंत में हो रहा है और जो भाषा इस्तेमाल हो रहा है, फिर इंडियन ओशन रीजन में ठीक है वो इंटरनेशनल वाटर में हुआ, लेकिन हम गार्डियन ऑफ इंडियन ओशंस हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमारी शक्ति पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से टॉर्पीडो किया गया, ये सब कुछ ये दिखाता है कि अमेरिका भारत को भी डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, डिक्टेट कर नहीं रहा वो, आपके पड़ोसियों को, आपसे जो छोटे मुल्कों को कह रहा है, देखिए ये भी तो लाइन में लगा हुआ है, आप लाइन में लग जाइए।
भारत को अंडरमाइन कर रहा है। देखिए अमेरिका की बहुत सिंपल, मैंने कहा ना, स्ट्रेटजी है। अमेरिका इस युद्ध से 3 चीज करना चाहता है। पहली चीज तो ये है कि भाई जितना हो सके चाइना को मार्जिनाइज कर दो, जितना हो सके रशिया को आइसोलेट कर दो, बिकॉज ईरान रशिया का बहुत क्लोज है। और इंडिया को, जो कि एक बहुत उभरती इकोनॉमी है, जो कि एक बहुत पावरफुल कंट्री, मिलिट्रीली हमारे पास वो हथियार ना सही जो अमेरिका के पास हो, हमारे पास वो कैपेबिलिटी ना सही, पर हमारी जो पावर है उसको सब समझते हैं कि भाई हमारे में लड़ने की बहुत हिम्मत है। तो वो कहीं ना कहीं इंडिया को वीक दिखाना चाहता है। दुनिया परसीव करे कि इंडिया भी लाइन में खड़ा है, मैं उसको डिक्टेट कर सकता हूँ। ही इज अंडरमाइनिंग इंडिया, वीकनिंग इंडिया, शोइंग इंडियन लीडरशिप इन पुअर लाइट। दोस्त ऐसे नहीं करते। वो एक इस तरह का उसका बिहेवियर है, पूरा का पूरा बिहेवियर, जो कि वो सोचता कि आप कौन है, आप कोई भी नहीं है। अगर आप इसको नेपाल, भूटान, श्रीलंका, आप नेबरहुड में देखिए ना, बांग्लादेश, आप छोटी छोटी कंट्रीज जो हैं उनको देखोगे कि यार भारत भी डिक्टेट दे रहा है। ये तो मतलब अगर भारत इस डिक्टेट को फॉलो कर रहा है तो हम कौन है, हम तो लाइन में लगेंगे। तो भारत की क्यों सुने, हम डायरेक्टली अमेरिका से। तो ये पूरा उसका गेम है, टू अंडरमाइन यू, टू वीकन यू इंटरनेशनली, टू आपकी छवि पे करना। लोग इसको क्यों नहीं समझ रहे, मेरी समझ में नहीं आता। बड़ा स्पष्ट सा गेम है ये तो एक तरह से बगैर धमकी दिए एक 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 मतलब आपके ऊपर एक तरह से आपकी जो प्रतिष्ठा है उस पर कहीं ना कहीं उसकी डायरेक्ट प्रहार है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि जो देश में भी एक हिस्सा है, या फिर वो राजनीतिक और गैर राजनीतिक कारणों से हम उसकी विवेचना अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही है जियोपॉलिटिकल लिहाज से, या फिर जो हम वॉर में एसिमेट्री देख रहे हैं और तमाम चीजें घट रही हैं सर, उसके मद्देनजर कम से कम ये भारत के कान तो खड़े करता ही है कि कहीं से भी जो अमेरिका कल तक बातचीत के बेंच पे बैठा हुआ था, इजराइल के साथ बातचीत कर रहा था, कह रहा था कि ठीक है हम देख रहे हैं, ईरान को हैंडल करने की कोशिश कर रहा था, वो एक दिन उठता है और वो डिसाइड करता है कि उसे खामनेई को एग्जीक्यूट कर देना है, और वो कर देता है। उसके बाद वो कहता है कि जो भी इस कुर्सी पे बैठेगा हम उसे भी एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये तो पूर्णतः किसी भी देश की अखंडता, संप्रभुता का उल्लंघन है। भारत हमेशा से इस लाइन पर रहा है कि किसी भी देश की संप्रभुता, अखंडता का जो है वो उल्लंघन नहीं होना चाहिए। जिस तरह से खामनेई की जो हम कहें एक तरीके से हत्या की गई है, अगर मेरी भाषा पर लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन अमेरिका, इजराइल ने जिस तरीके से इस चीज को अंजाम दिया और उसमें खामनेई मारे गए, कंडोलेंस की जब बात आई तो भारत के जो टॉप लीडरशिप है उसने कोई स्टैंड नहीं लिया। बाद में एक बहुत धीमे निचले स्तर पर, ठीक है विदेश सचिव की कुर्सी कोई हल्की कुर्सी नहीं है, लेकिन फिर भी राष्ट्राध्यक्ष के तौर पर हमने कोई इसको कंडेम नहीं किया। आपको लगता है कि ये भारत और ईरान की दोस्ती को हिलाने वाला मौका था और वाकई में इससे थोड़ा ईरान भी सोच में पड़ गया होगा? देखिए इसमें 2-3 मुद्दे हैं। एक मुद्दा तो अयतुल्लाह खोमनी का भी वहीं से गुजर आता है कि अगर एक बार आपने लड़ाई अलाउ कर दी और आप लड़ाई को ही नहीं क्रिटिसाइज कर रहे, अगर आप देश जब लड़ाई छेड़ रहा है, एक देश दूसरे देश को पे लड़ाई थोप रहा है, एक देश दूसरे देश की सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है, पावर के साथ, मसल के साथ, दादागिरी के साथ, अगर आप उसी का क्रिटिसिज्म नहीं कर पाए तो फिर वो तो आपने पिछली बार वो उनकी उसकी भी नेवल शिप की भी बात की है जी। तो ये तो मतलब फिर आप तो एवरीथिंग इज लव एंड फेयर। और अमेरिका कहता है जब मेन मुद्दे कोई लोग शर्मा रहे हैं। देखिए एक जमाना था जब दुनिया जो स्टेट्समैन थे वो दुनिया को चला रहे थे, और जब स्टेट्समैन दुनिया को चला रहे थे तो उनमें एक इज्जत और मान मर्यादा था। एक स्टेट्समैन, एक कंट्री जब दूसरी कंट्री अगर किसी बात पे चुप थी तो उसका मतलब बड़ा स्पष्ट था कि भाई वो आपके साथ असहमत है, वो सहमति में नहीं है, वो आपके साथ आपकी इस चीज पर नहीं आपको सपोर्ट करे। ये दुनिया अलग है, ये पॉलिटिशियन है। ट्रम्प साहब सबसे बड़ा पॉलिटिशियन है, जिस आदमी ने अपने कंट्री की पार्लियामेंट पे इलेक्शन हारने पे अटैक कर दिया, केस लड़ा, उससे जीत गया, लोगों को फिर बेवकूफ बना के अमेरिकन को फिर से प्रेसिडेंट बन गया और इतनी भारी सत्ता से आया। तो उसके पीछे एक टीम है जो काम कर रही है। ट्रंप एक मुखड़ा है, तो उस टीम को कॉन्फिडेंस था। तो जो अपनी किसी उसकी नहीं समझ रहा, तो ये तो दुनिया को समझना चाहिए कि ट्रंप टू क्या मतलब है। इंटिमिडेट, पहले उन्होंने टैरिफ से सबको इंटिमिडेट किया, डराया ना, हाहाकार मचा दी। एक्चुअल में कुछ को लॉस हुआ, कुछ को नहीं हुआ, पर जो ट्रेडर है वो तो चिकन हार्टेड है,
उसको तो ट्रेडर तो बिल्कुल। हमेशा बेचारा अपना पैसे लगाता है ना, उसका तो सब कुछ लग जाता है। सरकारें तो चलती रहती हैं, लोग तनख्वाह लेते रहते हैं, लेकिन ट्रेडिंग कम्युनिटी बहुत जो जो दुनिया को चला वही रही है एक्चुअली में तो। पर वो कम्युनिटी जो है वो बहुत चीज़ों पे डिपेंडेंट है, आर्बिट्रेशन पे, इंश्योरेंसेस पे और दुनिया भर में। पैसा फंस गया फिर कैसे लाओगे, ये सब उसने किया। जब उसने किया किसी ने नहीं रोका। तो अब आप जो मेन मुद्दा आ रहा है कि भाई अब आप अगर भारत के पॉइंट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहते हो, अगर भारत अयतुल्ला खौमेनी को छोड़ दो एक बार ना कि भाई इज ए लीडर ऑफ शियाज, क्यों एक कंट्री का एक फ्रेंडली कंट्री अगर आप सोचते हो या एक न्यूट्रल कंट्री आप सोचते हो, अगर वो कंट्री ने उसको सुप्रीम लीडर मान रखा है और वो 40 साल से उसको सुप्रीम लीडर कह रही है और आप भी उसको सुप्रीम लीडर कह रहे हैं, तो फिर आपका मैंने कहा था एक दिन, देखिए सनातन धर्म में शोक संदेश देना तो दुश्मन के लिए भी बनता है जी यार। बिल्कुल। ये तो हमारा ये तो हमारी संस्कृति है, ये तो हमारी सभ्यता है, ये तो खूबसूरती है इंडो गैंजेटिक प्लेन की यार। हम ऐसी सभ्यता से हैं जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। लेकिन अगर आप रामायण महाभारत पढ़ें और उसमें भी देखेंगे कि शोक संदेश तो भाई बनता है। आप नहीं दे रहे हो, आपकी मर्जी है, आप उसको किस लेवल पे ट्रीट करें वो आपकी मर्जी है। वो मैं सरकार को मैं नहीं सिखा सकता और ना मैं इस चीज़ में कोई वो कर सकता, लेकिन मेरा मानना ये है कि शोक संदेश देना बनता था। इस वॉर को बिल्कुल क्रिटिसाइज करना, इस वॉर को बिल्कुल गलत बोलना बनता था। आपके पास बहुत शब्दावली, हमारे पास बड़े बड़े डिप्लोमेट्स हैं जो इसको बहुत रिफाइन लैंग्वेज से कर सकते हैं। वो नहीं किया, क्यों नहीं किया वो भारत जानता है। वो क्योंकि आज भारत के हित के रक्षक आज की सरकार है, तो साहब वो कह रहे हैं हम भारत के हित की रक्षा कर रहे हैं, तो वक्त बताएगा इसका इफेक्ट। तो एक सवाल लगातार ये बना हुआ है कि प्रधानमंत्री जाते हैं और उसके ठीक 2 दिन बाद जो है 25-26 का उनका दौरा होता है, 28 तारीख को हमले शुरू हो जाते हैं। अब सोशल मीडिया थ्योरी की बात कर रहा हूं मैं कि एक धड़ा जो है समर्थक, सरकार समर्थक, वो कहता है कि देखो 2 दिन जो है मोदी जी ने वहां जाके टलवा दिया और ईरान को कोई मौका देने की कोशिश करवा रहे थे, साइन लैंग्वेज जिस तरीके से बताने। कोई कह रहा है कि भाई वो गए और देखिए ये हमला हो गया तो भारत का अपमान कर दिया इजराइल ने। क्या वाकई में ये जो सोशल मीडिया थ्योरीज हैं उसको आप कहीं से भी कुछ कंसीडर करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि ये देखिए लोग बैठे हुए हैं, सिस्टम पर इंटरनेट मिल गया है और वो दनादन जो है कोई ना कोई थ्योरी डाले जा रहे हैं? देखिए सोशल मीडिया पे तो मैं नहीं कह सकता, और बिल्कुल आजकल क्योंकि अब जितने मतलब मीडिया जिसका दिल करे वही पत्रकार है। हर गली में हर घर में 5 पत्रकार बैठे हैं साहब, जिनको पता नहीं कुछ अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एज ए नेशन देखिए, जी आपके प्राइम मिनिस्टर एक कंट्री जिसको आप लोग फ्रेंडली कह रहे हो, पता नहीं कितनी फ्रेंडली, यहाँ एक हवा सा है ना कि भाई हमारा बहुत बड़ा दोस्त है इजराइल, हमारा बहुत बड़ा दोस्त है। मैं कईयों से पूछूंगा भाई उस दोस्त ने कब क्या किया था वो तो बता दे तू जरा लिख के मुझे। कारगिल में ये किया था, अरे भाई कारगिल में तो मेरे भाई उसने कुछ भी नहीं किया, बिकॉज हमारे पास ना तो वो सिस्टम थे ना कुछ, उसने बस बाद में क्या गालवान में उसने कभी आवाज दी कि भाई ये गलत किया चाइना ने? नहीं, चाइना से तो अगला $20 बिलियन का ट्रेड करता, आपसे 4-5 बिलियन डॉलर का ट्रेड करता होगा। तो वो ये एक हवा है। लेकिन अगर माने कि भाई हमारे और इजराइल के रिश्ते संबंध बहुत अच्छे हैं, और अगर आप इस तरह से देखें कि भाई हमारे 1 करोड़ लोग उसमें हैं, और 1 करोड़ नहीं, आप इस तरह देखें कि भाई इस वॉर का एक्चुअल इफेक्ट सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया पे सबसे पहले पड़ेगा। तेल अगर चूल्हों पे असर आएगा ना, तो साउथ ईस्ट एशिया तो साहब सबसे गरीब है ना, यहां असर आएगा साहब। और उसमें 140 करोड़ तो आप लोग हो ना, और उसके बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये नेपाल, भूटान, ये सारी मुल्क आ जाते हैं ना, श्रीलंका, म्यांमार, ये सब आ जाते हैं इसमें। ये गरीब मुल्क है। क्या दुनिया को नहीं पता अगर लड़ाई शुरू होगी तो भाई ये पूरा इलाका डिस्टर्ब होगा? क्या स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद होगा? नहीं बंद होगा तो कौन सा जो टैंकर है जो जाएगा बगैर इंश्योर किए, बगैर किसमें गट्स होगा जो लड़ाई के वहां से तेल लेके आएगा, गैस लेके आएगा और क्रूज को एंडेंजर करेगा, अपनी लाइव्स एंडेंजर करेगा? किसमें दम है? तो स्वाभाविक है अगर 20 दिन 25 दिन युद्ध चलेगा तो यहाँ तेल की किल्लत बढ़ेगी, एलएनजी की किल्लत बढ़ेगी, हर एक टाइप की किल्लत बढ़ेगी, केमिकल। आपका ट्रेड रूट है, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड रूट है साहब, आपके लिए तो खासकर। देखिए अगर आप देखें तो बड़ा सिंपल सा है, सूएज कैनाल से रेड सी में और गल्फ से आप सब स्टेट ऑफ हॉर्मुज और फिर इंडियन ओशन में और आपके बंदरगाहों पे, तो आपको तो सबसे बड़ा असर पड़ना था।
अगर तो वो दोस्त थे तो मैं समझता हूं उनको हिंट देना चाहिए था कि इट्स टाइम आप कुछ करें, बिकॉज यू विल ये गेट हम अपनी अफेक्टेड। एनर्जी सिक्योरिटी तो बिल्कुल। सिक्योर और नहीं, ये पीस नेगोशिएशन कहीं नहीं जा रहे। आपने तो पार्लियामेंट में कहा उनकी में कि देखिए पीस इज द ओनली वे, पीस इज द ओनली वे, इसमें कोई शक की बात नहीं, और कोई तरीका नहीं है, अल्टीमेटली तो पीस में आएंगे। तो ये सब जो है, अब आप ऐसे अटकल लगाओ वैसे अटकल लगाओ, लेकिन ब्रॉडली देखो कि अगर आपका दोस्त है दुष्ट कोई देश, तो उसका हक बनता है आपको इतनी तो फोन वॉन कर दे। मैं मानता हूं आप लोग सब दोस्त दोस्त कहते हैं, मैं मानता हूं कि भाई देखिए हमारे तो चाइना में हम लोगों की चाइना में रिस्ट्रिक्शंस है, पर क्या इजरायलीज की हमारी तरह रिस्ट्रिक्शंस है? तो गालवान से पहले जब उसने मोबिलाइजेशन किया, भारत को कुछ इंफॉर्मेशन दे देते, भाई आप कह रहे हो हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर दोस्त हैं। ये सब अपने मतलब सॉल्व कर रहे हैं। किसी किस्म की मैं नहीं समझता उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन दी होगी, किसी किस्म की इस बात पे कोई उन्होंने अपने आप को डाइवर्स किया होगा। ये सब अटकलें लग रही है। भारत एक एम्बेरसिंग स्टेट में आया है, ये बात मानने की है, और इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि जब लड़ाई होती है ना, और आप कहते हो दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट दुबई जो है वो बंद हो गया, और आप कहते हो वहां आपके 90 लाख 1 करोड़ लोग हैं उस इलाके में, और जब देखते हो वहां फायर चल रही है, तो भाई माँ बहनों का दिल बैठता है हिंदुस्तान में। ये बड़ा इमोशनल मुल्क है, तो उसमें हम पे असर पड़ा, और मैं समझता हूं। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है, आज मान लो अमेरिका सक्सीड कर जाता है, विक्ट्री की बात नहीं कर रहा, आप इसको एक तरह सोचिए, मान लो अमेरिका सक्सीड कर जाता है, तो क्या आउटकम है इस पूरे इलाके पर? इसका मतलब इसके बाद अमेरिका की पकड़ बढ़ जाएगी, डिक्टेट होगी। हाँ हाँ। तो अगर वो टैरिफ लगा सकता है तो कल ट्रेड पे भी कुछ लगा सकता है, कुछ ऑयल के प्राइसेस भी डिक्टेट कर सकता है, गैस के प्राइसेस भी डिक्टेट कर सकता है, रीजन पे उसका कंट्रोल। फिर वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की पे भी टैक्स लगाएगा, सब कुछ लगा देगा। मान लो अमेरिका सक्सीड नहीं करता और ईरान का हार्डकोर एलिमेंट सक्सीड कर जाता है, सक्सीड का मतलब नहीं विक्ट्री, वो सस्टेन कर गया वो। एक युद्ध, एक संधि हो जाए, एक सीज फायर हो जाए, ये हार्डकोर एलिमेंट जो है इसकी जगह दिखाने के लिए सॉफ्ट पावर कोई, या वो रशिया यूक्रेन जैसे स्टेट में भी हो जाए कि लंबा खींच दिया ईरान। नहीं, लंबा नहीं खींचे, मान लो कल सीज फायर हो जाए 2 दिन में, मैं कहता हूं, और कहें जी प्रेसिडेंट और ये पावरफुल है और ये जो जितने हार्डकोर एलिमेंट है ये फिर से छुप जाए, तो इस पूरे इलाके में ईरान का जो हार्डकोर एलिमेंट है ना, अगर अब तक उसने कुछ नहीं किया था ना, तो अब करेगा, तो आगे करेगा, तो आगे तो फिर वो अनस्टेबिलिटी लाएगा। तो इतना पीसफुल एरिया जहां पे इतनी डेवलपमेंट हुई है, जिस दिन से ऑयल आया है, आखिर बंजर जमीनें थी, ये तो एक डेजर्ट था साहब। और जहां से, और अमेरिका ने यहां से देखिए 1980 में अमेरिका की बेयरली शायद 2.5 या 3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी होगी, जीडीपी होगी। आज अमेरिका की जीडीपी 10 टाइम्स है। और अगर आप रियली देखें तो ये जहां से ऑयल है ना, इसका डॉलर और इसको लेके हर साल यहां से कम भी 100 बिलियन डॉलर जो है, वो कहते हैं कि प्रॉफिट्स हमारा 30 बिलियन डॉलर्स है एवरी ईयर फ्रॉम ऑयल एंड गैस, पर मिनिमम 100 to 150 बिलियन डॉलर आप प्लाउ बैक कर रहे हो डॉलर एक्सचेंज रेट में, इसमें पता नहीं कितना। तो आपकी इकोनॉमी को इसने बड़ा फ्यूल किया है। अगर आप 30 ट्रिलियन के हैं तो साहब इनका बड़ा हाथ है, क्योंकि सारे हथियार इन्होंने आपसे खरीदे, सारे बेसिस के, हमें पता नहीं, बिकॉज किंगशिप है यहाँ पे, शेख्स की अंडरस्टैंडिंग है, और क्या आप बेस बना रहे हो और प्रोटेक्शन के लिए दे रहे हो, उसके पैसे भी दे रहे हो, हमें नहीं पता, दुनिया को नहीं पता। तो जहां से आपने इतना कुछ किया है, उस इलाके को डिस्टेबलाइज करना, उस इलाके को डिस्टर्ब कर देना, उस अनस्टेबल कर देना, वहां एक तरह से फियर का माहौल पैदा कर देना, मैं समझता हूं बहुत गलत है। और इसका इफेक्ट छोटा नहीं, अभी तो देखना पड़ेगा, अभी तो ठीक है, अगले कितने साल चलेगा भगवान जाने। सर, आप जियोपॉलिटिक्स, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश नीति, इन सब के जाने माने टिप्पणीकार हैं, हर रोज़ देखते हैं लोग आपको, देश आपको। मैं उस नाते कुछ बड़े बुनियादी सवाल शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या ये दुनिया तीसरे वर्ल्ड वॉर की आहट देख रही है इस युद्ध के जरिए? देखिए, तीसरा वर्ल्ड वॉर तो मैं नहीं कहूँगा, पर हाँ दुनिया को इस वॉर में उलझा दिया है। मतलब एक तो है वर्ल्ड वॉर, डिक्लेयर्ड वर्ल्ड वॉर हो जी, लेकिन अगर आप रियली देखें तो दुनिया को इस वॉर में इन्वॉल्व कर दिया है। तो डायरेक्टली ना सही, इनडायरेक्टली पूरी की पूरी दुनिया इस वॉर में कहीं ना कहीं इफेक्टेड है। तो अभी अगर आप देखें तो
एक वॉर ऑलरेडी चल रही है, बिल्कुल, रशिया और यूरोपियन यूनियन। देखिए आप, पांच बड़े पावर्स हैं इस मिलेनियम के, अमेरिका, यूरोपियन यूनियन संगठन के तौर पे, रशिया, चाइना, इंडिया, और रीजनल पावर्स बहुत है। आई मीन उसमें रीजनल पावर्स होंगे, आई मीन उसमें टर्की भी है, उसमें अपने आप को सऊदी अरेबिया है, सब रीजनल, पर ग्लोबल लेवल पे इनके पांचों के सिग्नेचर जी। यूरोपियन यूनियन कंप्लीटली यूक्रेन के युद्ध में रशिया के साथ बिल्कुल भिड़ंत में, एक दिन नहीं खड़ा हो सकता यूक्रेन बगैर यूरोपियन यूनियन के, बगैर हथियारों के जो नाटो से आ रहे। दूसरी तरफ आपने अब मिडिल ईस्ट में, आपने पूरे के पूरे इस मिडिल ईस्ट में आपने अटैक करके आपने 8-9 कंट्रीज इन्वॉल्व कर दी जी। जो यूरोप में जो नाटो के मेंबर साइलेंट थे वो भी आपकी एड में आई, बिकॉज उनके पास कोई चारा नहीं है। बिल्कुल। अब ईरान की सपोर्ट में कोई ओपनली ना गया हो, पर कहीं ना कहीं चाइना कुछ तो एड कर रहा होगा, कहीं ना कहीं रशिया कुछ तो मदद कर रहा होगा, और कहीं ना कहीं जो ये इनकी प्रॉक्सीज हैं, तीनों प्रॉक्सीज, वो जितने मर्जी लाचार हो पर कुछ तो कर रहे होंगे। नॉर्थ कोरिया भी कुछ सोच रहा होगा। तो आपने दुनिया को इसमें अभी वर्ल्ड वॉर नहीं है, और मैं नहीं समझता वर्ल्ड वॉर होगी, बिकॉज अमेरिका जो है फिर बात उनके, खास तौर पे जब तक चाइना और रशिया की डायरेक्ट एंट्री इसमें ना हो। और जब तक अमेरिका जब तक वॉर को भी कंट्रोल करना चाहता है ना, एक बार वर्ल्ड वॉर होगी तो फिर आपकी, तो जब अमेरिका जिस तरह से इसको एस्केलेट डी एस्केलेट जिस तरह से करता रहा है, जैसे लास्ट टाइम जून में क्या किया आपने, B2 बॉम्बर भेजे, दाड़ 50 दाड़ मारा और कहा जी हमने उसका ही तबाह कर दिया, और आप विड्रॉ कर गए। तो उसके पास सारी, अगर ओपन वॉर हो जाती है तो फिर सारी ऑप्शंस खत्म है जी। तो मैं नहीं समझता वर्ल्ड वॉर होगी, पर वर्ल्ड जरूर इन्वॉल्व रहेगा इसमें। एक बड़ी चर्चा आजकल गली चौराहे से लेके व्हाट्सएप से लेकर सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि ईरान तो झुकेगा नहीं, ईरान तो ये युद्ध जो है वो सालों तक चला देगा, इराक का युद्ध आपने देखा ही था। दूसरा कहता है कि बस अमेरिका 4 हफ्ते का वक्त दे रहा है, 4 हफ्ते भी नहीं लगेंगे। आपको क्या लगता है ये युद्ध कितना लंबा खिंच सकता है? मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका कहना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप तमाम पहलुओं से वाकिफ हैं इनके। देखिए, जहां तक मिलिट्री पावर का सवाल है सर, मिलिट्री पावर का सवाल, उसके हिसाब से मैं नहीं समझता 4-6 हफ्ते से ज़्यादा मतलब कि ईरान टिक पाएगा। ईरान कोई तरीका ढूंढेगा या अमेरिका कोई तरीका ढूंढेगा। लेकिन जहां तक नेशनल विल, एक लड़ाई शुरू करना बहुत आसान काम है, ये पुरानी कहावत है और हमने देखा है, शुरू कर दी है, लेकिन अब इसे रोकना, जैसे मैंने अभी पीछे कहा कि भाई इसकी तो दोनों ही तरफ, अगर अमेरिका कंप्लीट डोमिनेट करता तो भी दुनिया में, और अगर ईरान का हार्डकोर एलिमेंट सरवाइव करता तो फिर अनस्टेबिलिटी। देखिए, लड़ाई मेरा मानना यह है कि यूक्रेन की तरह नहीं चलेगी, बिकॉज इतने दिन दुनिया अफोर्ड नहीं कर सकती। सऊदी अरेबिया, ये लोग जो किंगशिप है यहाँ पे, इनका काफी इन्फ्लुएंस है अमेरिका में, इनके भी अमेरिकन कंपनीज में स्टेक होल्डिंग्स हैं, अमेरिकन भी यहाँ कंपनीज हैं जिनके बड़े, तो एक ये रला मिला सा, मतलब समझो तेल के नाम पे लड़ी, वो शान शौकत सबकी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं इनमें से ही एक धड़ा इस मुहिम पे करेगा कि किसी तरह से इसका एग्जिट रूट ढूंढा जाए। तो 4 to 6 वीक के बाद मैं समझता हूँ कोई ना कोई एग्जिट रूट देखने को मिलेगा, लेकिन अनस्टेबिलिटी लंबी चलेगी, अनस्टेबिलिटी लंबी। जी। भारत का जो इस पे कुल मिलाकर रुख है, उस पर अभी लंबी बातचीत आपकी तरफ से आपने बताया, हमें ऋषि ने सवाल पूछे। मेरा एक दोबारा एक बुनियादी सवाल है कि कम से कम ऑपरेशन सिंदूर तक पिछले 10-12 सालों से हम एक वाक्य बड़ा सुनते थे कि ये नया भारत है, घुस के मारता है, बड़ी दबंग छवि भारत की। क्या ये पिछले 4-5 महीनों में या 6-7 महीनों में भारत की घुस के मारता है वाली छवि को कोई नुकसान पहुंचा है? अब इसकी वजह ट्रंप हो या दूसरी वजह हो? देखिए, मैंने ऋषि ने जब सवाल पूछा तब भी मैंने कहा था कि उनका मकसद ये है, अमेरिका का एम ये है कि बगैर आपके साथ कोई डायरेक्ट लड़ाई लड़े, आपको अंडरमाइन कर दें, आपको जो है वीक शो करें। परसेप्शन है दुनिया में कोई बड़ी, दुनिया में हर बात पे लोग हथियार नहीं चलाते, हर बात पे क्रूज मिसाइल्स नहीं फ्लाई करती, एक परसेप्शन है।
आपने एक परसेप्शन बना दी कि हम जो है मतलब अगर हमारे पे किसी किस्म का भी आपने किया तो हम घुस के मारेंगे। आपने एक परसेप्शन बना दी, एक परसेप्शन बना दी चाइना ने कि भाई हम बॉर्डर नहीं है, हम तो इकोनॉमिकली पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट करेंगे। इस परसेप्शन को कैसे तोड़ा जाए? डायरेक्ट फायरिंग के बगैर तोड़ दी ना। अगर ईरान में एक ऐसा आपने वो लिया है चाबी कि आपने उसको तो बिल्कुल मार्जिनाइज कर देगा अगर साहब, अगर यहाँ कंप्लीट डोमिनेट होगी उसकी तो। और रशिया कहता है मैं किसी के नहीं सुनता, प्रेसिडेंट पुतिन वॉक्स द टॉलेस्ट, तो वो तो बिल्कुल बेधड़क होके वो उन्होंने कहा आपने सैंक्शंस लगा ली, आपने सब कुछ कर लिया, आप एक साथ हो गए, लेकिन मैं कैलिब्रेट करता हूं अपनी वॉर, जब मुझे कैजुअलिटी ज्यादा लगती है मैं स्लो हो जाता हूं। लेकिन उसको तो आप उसको भी आइसोलेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो इंडिया की छवि पे कहीं ना कहीं दाग आया है। अब आप इसको कैसे ठीक करोगे कि भाई कमजोर पे तो आप बहुत पावरफुल हो, लेकिन जिन मूल मूल्यों पर साहब एक एक, एक 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 आपके देश की अगर आप मानते हो आस्था आधुनिक हिंदुस्तान की, नया भारत तो साहब 15 अगस्त 1947 को शुरू हुआ था, और नए भारत की बुनियाद एक मेरा मानना ये एक ऐसे फकीर ने रखी थी जिसने कहा मैं हूं, मेरी जान है, जो मर्जी घोड़े चलाओ हाथी चलाओ, मैं नहीं डरता, मैं अहिंसा है। तो साहब जो मूल मूल्यों पे जिस मुल्क की शुरुआत, जिस मुल्क की बुनियाद ऐसे वैल्यूज पे जिसका फादर ऑफ द नेशन ये कह दे कि साहब यू आर वेयरिंग माई क्लोथ्स, क्वीन को बोल दे और वो भी इंग्लैंड में बोल दे यू आर वेयरिंग शेयर ऑफ माई क्लोथ, तो साहब आपके इन मूल्यों को जो है ना कहीं ठेस पहुंची है, कोई माने चाहिए मत। आपने अभी एक शब्द यूज़ किया कि हम इस पूरे वाक़ये में एम्बैरेसिंग स्टेट में आए हैं, भारत एम्बैरेसिंग स्टेट में आया है। सर ये भी बड़ा बाल सुलभ सवाल है, क्या वजह है इसकी? जब इतने सवाल उठ रहे हैं इस चुप्पी पर, इस रुख पर, और बहुत सारे सॉल्यूशंस जो हैं हमें जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट, विदेश नीतियों के एक्सपर्ट दे रहे हैं, ये स्टेटमेंट हो सकती थी, ये रुख हो सकता था, भारत ये बोल सकता था, भारत वो कह सकता था, तो फिर वजह क्या है मौजूदा स्थिति की, मौजूदा रुख की? देखिए मैं समझता हूं कि कई बार क्या होता है कि जब आप देश को मतलब आगे बढ़ाना चाहते हैं ना, और पावर सेंट्रिक हो जाते हैं, मतलब जब आप और बाकी हर कोई, फिर ये डेमोक्रेसी का दस्तूर है, फिर हर कोई पीछे देखने लग जाता है कि मुझे नॉड मिले कुछ कहीं ना कहीं। जैसे अमेरिका देखो ना, मार्को रूबियो कुछ और जाके बोल देता है, वाइस प्रेसिडेंट कुछ और स्टेटमेंट दे देता है, उसके बाद उनका डिफेंस सेक्रेटरी देखो तो कुछ और ही स्टेटमेंट दे देता है। तो हमारे यहाँ दुनिया को इन चीजों में कंफ्यूज करने के लिए हम बड़े एक बड़े बंदित से उस एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं कि कोई कुछ नहीं बोलेगा, मतलब जब तक कि कोई ना कोई क्लैरिटी लेके पूरा का पूरा। वरना हमारे पास तो बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है साहब, हमारे पास इतने बड़े बड़े स्टेट्स हैं, एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर कुछ भी कह दे, दूसरे स्टेट का कह दे। ये एक मैं समझता हूं कहीं ना कहीं हमारी जो ऑर्केस्ट्रेशन है ना ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ऑफ कन्वेइंग आवर स्ट्रेंथ डिस्पाइट थिंग्स बीइंग अगेंस्ट अस। देखिए ये तो मानना पड़ेगा ना कि हमारा ट्रेड अमेरिका के साथ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर था, $100+ बिलियन का ट्रेड था, 70+ बिलियन, $80 बिलियन की मतलब आप एक्सपोर्ट करते थे। तो कहीं ना कहीं आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट थे, कहीं ना कहीं आपके 5 बड़ी बड़ी संधियां हैं उनके साथ, 5 मेजर ट्रीटीज, आप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। डिफेंस पे आपकी 2-3 बड़ी भारी ट्रीटीज हैं, जहां पे आप बेका अगर देखें और लियोमा अगर देखें तो बड़ी बड़ी ट्रीटीज हैं। तो वो मैं मानता हूं सब आपको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करती हैं कि भाई आप अपने दूसरों के उसमें अपना ना खराब करें, लेकिन छवि बनाने के लिए कई बार अपनी उसको बरकरार रखने के लिए, क्योंकि अमेरिका तो वो करेगा जो उसका चाहेगा जी, चाइना भी आपके साथ वैसे ही डील करेगा जो उसकी स्ट्रेटजी फील रहेगी, रशिया आपका दोस्त है, वो आप उतार चढ़ाव समझता है आपके। यूरोपियन यूनियन जब उसको लगा कि भाई अब आपके साथ उसको अमेरिका से टाइटनिंग है, उसको ट्रेड पार्टनरशिप वो आ गया। ये सब स्वार्थी मुल्क हैं, तो ऐसी कोई इनमें बड़ी वो नहीं है, लेकिन बहुत छोटी मुल्क हैं इस दुनिया में। जब आप साउथ ग्लोब की बात करते हैं तो बहुत लोग इंडिया को उस हिसाब से देखते हैं। बहुत इंटरनेशनल हेडलाइंस छपी कि भारत की आवाज जो है वो कमजोर नजर आई है। वो आवाज जो है ना, जरूरी नहीं मतलब कि उस आवाज को अब हम भी तो दे रहे हैं, हम भी तो कह रहे हैं, तो इसका मतलब अमेरिका को नहीं पता कि भारत सारा आपसे खुश नहीं है। हम लोग जब बोल रहे हैं और आप जैसे पत्रकार जब इतना डायरेक्टली सवाल पूछते हैं
तो मतलब क्या अमेरिका मैसेज नहीं जाता कि भाई आप भारत में बहुत लोग हैं जो बिल्कुल इस चीज को अप्रूव नहीं करते। जरूरी नहीं मतलब उनकी सरकार हो, जरूरी नहीं वो कल पावर में आए, वो इस देश की भावना एक्सप्रेस करते ना, तो देश कंडम करे, पॉपुलेशन 140 करोड़ लोग कंडम करें साहब, मैं कह रहा हूँ। जिनको बुरा लगता है, जिनको ये लगता है कि भाई ये हमारी जो गैस की कल कीमतें बढ़ी हैं, इसका कारण सिर्फ एक ही है कि भाई आपने इस खाड़ी में युद्ध क्यों किया, और तो कोई कारण नहीं है ना, सप्लाई चेन गई ना, यही एक कारण। तो सब बोले। अगर हिंदुस्तान वो था ना जो सड़कों पे उतर के और किसी को भी क्रिटिसाइज कर देता था, नारे लगा देता था, तो वो जब होगा तो मेरे ख्याल में आवाज जाएगी दूर तक। एक सवाल ये भी आम चर्चा में है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने दर्जनों बार कह दिया कि मैंने युद्ध रुकवाया, उसमें बहस होती रही। अभी हालिया स्टेटमेंट्स हैं कि अमेरिका की तरफ से हमारी धरती पर कोई कह रहा है कि हम चाइना जैसी स्थिति भारत की नहीं होने देंगे जैसे हमारे कंपटीशन में खड़ा हो गया। अमेरिका कह दे रहा है कि हमने 1 महीने की इजाज़त दे दी है भारत को तेल खरीदने की रशिया से। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये विकसित भारत का जो नारा हम बहुत सालों से सुन रहे थे, तो ऐसा लग रहा है कि ये विकास अमेरिका कर रहा है हमारा, या अमेरिका करेगा, या अमेरिका की मर्जी से होगा। ये सवाल आज आपको लगता है कि ये सवाल इस सवाल के लिए वाजिब माहौल बन गया है? देखिए, और ये आप इस तरह देखें कि जो अमेरिका बोल रहा है क्यों बोल रहा है। अमेरिका एक न्यू कॉलोनिज्म की डिक्लेरेशन कर रहा है। जी। अमेरिका एक न्यू रेशियल डोमिनेंस की बात कर रहा है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद रेसिज्म की बात कर रहा है, उपनिवेशवाद की बात वो कर रहे हैं। दुनिया को 100 साल पीछे ले जाना चाहता है। ठीक, वो बातें कर रहा है जो 100 साल पहले करते थे, जो वो अमेरिका की सोच है। और उसी सोच ने, मैंने शुरुआत की थी जब ऋषि के साथ, मैंने कहा था कि उसी सोच की लोगों ने, ये तो मुखड़ा है ट्रंप साहब, तो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये जो भी कुछ बोल रहे हैं सोच समझ ये नहीं है कि ऐसे दुनिया को बेकार है, ये बिल्कुल एक रणनीति के तहत बोल रहे हैं, क्योंकि इसी रणनीति के तहत तो इनको पावर मिली है, और इसी रणनीति इतनी भारी बहुमत से तो वहां पे एक रेसिज्म है ना वहां पे, तो वो सब एथनिसिटी, जो एथनिक वॉर, जो ये सब है, और ये अंडरमाइन करना, मैं कह रहा हूं बार बार उनकी कोशिश है कि क्योंकि देखिए आप समझिए कि एक कंट्री है जो डेमोक्रेटिक है, एक कंट्री है जिसमें 140 करोड़ लोग हैं, एक कंट्री है जो दुनिया को सर्विसेज सेक्टर दे रही है जी। एक कंट्री है जिसमें आपके 5 मिलियन एथनिक इंडियंस आपके यहाँ काम कर रहे हैं, टॉप का काम कर रहे हैं, हर कंपनी में काम कर रहे हैं। एक कंट्री है जिसके पास बहुत बड़ी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, और एक कंट्री है जिसके पास कोई बहुत बड़ी हवाई जहाज बनाने की फैक्ट्रीज नहीं है, लेकिन वो कंट्री सरप्लस अपने फॉरेन रिजर्व्स है उसके, और उस कंट्री के अंदर भुखमरी नहीं है, और वो कंट्री बिल्कुल मजबूत है, तो और वो कंट्री डेमोक्रेटिक है, और वो कंट्री एक सरकार, बार बार एक सरकार को एक मुद्दे पर वोट दिए जा रही है, तो स्टेबल गवर्नमेंट है उस कंट्री की। तो ऐसी कंट्री को आप अंडरमाइन करोगे तो अड़ोस पड़ोस के लोग अंडरमाइन अपने आप आपकी लाइन में लग जाएंगे। ये इंटिमिडेशन है कि सब लाइन में लग जाइए और देखिए हमारे लिए कोई अहमियत नहीं है, और इसको इग्नोर करना ट्रंप सोचता है उसकी विक्ट्री है। इसको इग्नोर, मेरा इसी पे सवाल है सर। ट्रंप सोचता है इसमें उसकी विक्ट्री है, लेकिन सारे सर्वे अमेरिकन एजेंसीज की ये बता रहे हैं कि अमेरिकन प्रेसिडेंट का अप्रूवल रेटिंग इस वक्त अपने लोएस्ट पर है। हाँ, तो फिर ये कैसी रणनीति है? मतलब ये जन समर्थन तो दिखता नहीं है। वॉर को लेकर भी अप्रूवल रेटिंग जो है वो बिल्कुल नीचे है। प्रेसिडेंट की अपनी अप्रूवल रेटिंग जो है वो बहुत नीचे है। देखिए, वो प्रेसिडेंट की टीम ने कैलकुलेट किया होगा, जब पार्लियामेंट पे आपने इलेक्शन हारने के बाद पे अपनी पार्लियामेंट पे अटैक कर दिया, राउडिज्म कर दिया, या जो भी कोई गुंडागर्दी कर दी जो आपने किया, तो इनकी रेटिंग बड़ी लो होगी। तो वहां की रेटिंग भी बड़ी फ्लक्चुएट करती है सब वो ऐसे, मतलब आप कमाल की, मतलब उनकी रेटिंग पे मत जाइए। जहां से अगर उनको ये विक्ट्री मिल गई और उन्होंने ये डिक्टेट कर दिया वेनेजुला के बाद ये, और उसके बाद 1-2 और कंट्री लेके क्यूबा, और एक सब थोड़े दिन में वो बदल जाएंगे। उनकी कोई किसका भरोसा कर रहे हो आप साहब? मैं तो ये कह रहा हूं कि ऐसा कुछ नहीं है। आपके हक की बात जो है ना, आज के दिन बिल्कुल चुप्पी भी नहीं है, और मैं नहीं कह रहा कि किसी के युद्ध में कूद जाओ। आपको दुनिया को असर्ट करके दिखाना पड़ेगा कि हम बिल्कुल समृद्ध हैं, और जिससे कि आपकी थिंकिंग की कंट्रीज हैं, आप जैसी आइडियोलॉजी की कंट्री है, जो आप देश में जो हो रहा है, अंदर जो हो रहा है,
उसको बाहर से अगर आपने ठीक पेंट करना है कि भाई मेरा देश जो है बिल्कुल, आपके वोटर ने तो साहब बहुत बड़ा क्लैरिटी, इतनी क्लैरिटी कोई वोटर नहीं है। काश ऐसी क्लैरिटी वोटर को 2004 में होती, काश ऐसी क्लैरिटी फर्स्ट जो सेकंड टर्म थी वाजपेयी जी की उस टाइम होती। ये तो राजीव गांधी के बाद 1989 में वोटर था, तभी तो वीपी सिंह आया, तभी तो सब कुछ, वो कहीं के भी नहीं रहे। आप 2-2.5 साल में पूरा जे.एंड.के भड़क गया पाकिस्तान पंजाब के साथ साथ। तो साहब बड़े दिन में आपका वोटर बहुत सोच समझ के बहुत उस पे चल रहा है। अगर आप इस तरह काम करोगे तो देश भी फिर जो है अंदर से देश भी शायद चर्निंग प्रोसेस में जाएगा। सर मैं पॉलिटिकल सवाल तो मेरे एजेंडे में नहीं था, लेकिन आपने चूंकि बात कर दी है, तो आप जो कह रहे हैं कि देश चर्निंग प्रोसेस में जाएगा, यानी वोटर चर्निंग प्रोसेस में जाएगा, आप कह रहे हैं कि जो मौजूदा सत्ताधारी पार्टी है यानी जो बीजेपी है, उसे मिला हुआ जो मौजूदा जन समर्थन है, ये पूरा वाकया या पिछले कुछ महीनों के जो भी मामले हमारे सामने आए हैं, वो बीजेपी के चुनावी जो भविष्य है, जो चुनावी सरोकार हैं, उन पर भी असर डालता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, चुनाव के बारे में मैं ज्यादा ज्ञान नहीं है मुझे। सर, आपने चूंकि वोटर की बात की, बस मैंने तो इसीलिए वो एक सप्लीमेंट्री सवाल एक पूछा। चर्निंग प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, सोच की बात कर रहा हूँ। जी। देखिए, बिकॉज चुनाव कई अलग उन पे आधारित हैं। जी, 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 संस्था कैसी है, कितनी ऑर्गेनाइज्ड है, आप कैसे मार्केटिंग करते हैं अपनी आइडियोलॉजी की, अपनी फिलॉसफी की, आपके एजेंडा की, आपका जो आप कहते हैं साहब हम अगले 5 साल ये देंगे, कैसे मार्केटिंग करते हैं, कैसे लुभाते हैं लोग वोटर को। आखिर वोटर भी तो अभी बिहार में वो उन्होंने कहा जी मैं आपको इस तरह से समृद्ध कर दूंगा, अगले 5 साल तक आपको ये सब वोटिंग एक बहुत डिफरेंट वो है। जी। पर भारत का एज ए कंट्री की जो स्ट्रेंथ है, एज ए कंट्री, वो अनडिस्प्यूटेबल है। वी आर ए स्ट्रॉन्ग कंट्री, वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। और ये मैं उनमें से हूं जो ये नहीं कहता कि ये पिछले 10 साल ने जादू कर दिया है, 12 साल ने जादू कर दिया। नहीं साहब, आपने पिछले 70 साल में 2-3 पीढ़ियों ने बहुत मेहनत की है। जहां आप बैठे, यहाँ जंगल था, यहाँ वो मिट्टी भी वैसी थी, जहां पानी भी वो निकलता था, तो बहुत मेहनत की है। तो आप देश बहुत आगे बढ़ चुका है। तो ऐसे जब देश ऐसी स्थान पे हो, तो कुछ मुद्दों पर, इंटरनेशनल मुद्दों पर देश को एक मैसेज करने की जरूरत है दुनिया में, और कुछ नहीं है दुनिया में। ये नहीं हर बात पे अगर 40 डेज नेगोशिएशन चल रही थी इन दोनों कंट्रीज की, अगर दुनिया का एक बड़ा धड़ा, भारत, चाइना, रशिया तो लड़ाई में लड़ा हुआ है, अपना साउथ अफ्रीका, और साथ में जैसे मान लो आप अपना ब्राजील, ये सब कंट्रीज मिलके एक आवाज उठाते कि साहब देखिए, आप लोग इसका कोई फैसला निकालिए, लड़ाई ना होनी चाहिए, इस इलाके को डिस्टर्ब नहीं। और अगर इसमें आपके साथ एक दो यूरोपियन कंट्रीज मिल जाए, जर्मनी मिल जाए, तो साहब लड़ाई रुक जाती ना। तो मतलब लड़ाई तो दिख रही थी, मतलब अंधे को भी दिख रही थी कि कुछ होगा साहब। आपने अब्राहम लिंकन मूव कर दिया, आपने गैरल्ड फोर्ड कर दिया, आपने 2 इतने बड़े बड़े आपके एयरक्राफ्ट कैरियर्स, आपने दुनिया भर की शिप्स कर दी, दुनिया भर की सबमरीन्स डायरेक्ट कर दी। आप कोई मतलब कोई किसी की शादी में थोड़ी आ रहे थे, आप लड़ाई के इरादे से आ रहे थे। पूरी प्लानिंग थी। दुनिया की इंटेलिजेंसीज को नहीं पता, वो दूसरी बात है, लेकिन साफ दिख रहा था कि लड़ाई होगी, आज नहीं कल। तो इसको रोकने का किसी ने प्रयास नहीं जी। अब तो लड़ाई हो गई है, अब कैसे रुकेगी भगवान जाने। पर इसमें मेरा मानना है कि जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, कहीं ना कहीं लोग उन पे मतलब उन पे जो आस लगाते हैं, फर्क कुछ नहीं पड़ता। यूरोप को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बोले ना बोले, आप इंटरफेयर करें नहीं कर सकते, आप भी, आपके बोलने से फर्क नहीं पड़ता, पर मैसेजिंग बहुत जरूरी है। जी। एक सवाल थोड़ा सा हटके है सर, थोड़ा पीछे जाऊंगा। जनरल नरवणे की किताब पर काफ़ी विवाद हुआ था। उस वक्त एक खबर आई, सूत्रों के हिसाब से खबर आई थी कि सरकार जो है एक 20 साल के कूलिंग ऑफ पीरियड पे विचार कर रही है कि रिटायरमेंट के बाद फौज का सीनियर अफसर जो है वो 20 साल तक किताब नहीं लिख पाएगा। आपको लगता है कि ये सही, मतलब ये एक सही रुख है अगर सुरक्षा के नज़रिए से ये इतनी महत्वपूर्ण बातें हैं तो? देखिए, अगर सुरक्षा का नज़रिया है, जहाँ पे देश की मतलब सिक्योरिटी पे आप सोचते हैं, मतलब आपका मतलब ये नहीं कुछ बाबू जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बैठे, आखिर
अगर एक चीफ ने किताब लिखी है तो इस दुनिया की सुरक्षा से वो वाकिफ है, वो इन चीज़ों से वाकिफ होना चाहिए। उसको वाकिफ होना चाहिए क्या जायज़ है देश के लिए, क्या नाजायज़ है। या तो आपकी चॉइस गलत थी, और अगर आपकी चॉइस ठीक थी तो साहब आप उस पर ट्रस्ट कीजिए। और अगर आपको कुछ भी उसमें लगता है जो आप सोचते हैं देश की सुरक्षा को, तो आप साहब आप बुलाइए, आप बात कीजिए। अगर कल मैं एक फौजी आदमी हूँ, बोलने की बात है, कल अगर मेरा अगर चीफ भी बोले कि आप आइए, आपको हमने एक टास्क दिया है, जाके ये करना है, हम जाएंगे साहब, हम फौजी लोग हैं। तो चीफ है साहब, आपके कल तक चीफ थे, आप डिफेंस में रक्षा मंत्री साहब, कुछ भी है वो। तो मेरा मानना है कि ये माहौल खराब करने की, इससे छवि किसकी खराब हुई? इससे छवि तो मिलिट्री लीडरशिप की खराब हुई कि भाई इनकी मिलिट्री लीडरशिप, किसी ने कहा जी उनको नहीं लिखना चाहिए था, किसी ने कहा जी उनकी पावर ही नहीं है, किसी ने कहा उन्होंने लिखा ही नहीं है। बात किताब पे आके टिकी, पब्लिश्ड है नहीं पब्लिश्ड है। जो मुद्दा था, असली मुद्दा तो वो था ना कि भाई क्या उस दिन रियली मतलब स्टेट में थे। आज की दुनिया जो है, लड़ाई जो है वो आप देखो ना साहब, यहाँ कुछ भी डिस्ट्रॉय होते ट्रंप डिक्लेयर कर देते हैं, बिकॉज सेंसर, शूटर और डिसीजन मेकर सब एक पेज पे है। आज की दुनिया मल्टी डोमेन वॉरफेयर है। मल्टी डोमेन वॉरफेयर में साइबर, स्पेस, सब कुछ इन्वॉल्व है। आज की दुनिया में बिल्कुल स्पॉन्टेनियस, मतलब आप किसी लेवल पे भी ले लो। तो असली मुद्दा तो ये है कि क्या रियली मतलब जो मैन जिसके हाथ में गोला है वो 1 घंटा 1.5 घंटा इंतजार कर रहा, असली मुद्दा तो है। अगर उसने किया या वो खुद क्लेरिफाई कर दे, तो पूरे देश में इस मुद्दे को मैं समझता हूँ, मुद्दा उठना, मुद्दा इस तरह से भटकना गलियों में, मतलब इस तरह जाना, इससे मेरा मानना ये है कि हमारी एक ही तो चीज है यार, सेना पे मतलब बिल्कुल। पहले जब इंटरनल राइट्स वगैरह हो जाते थे, मैंने जैसे बहुत अहमदाबाद के अंदर 1991 के राइट्स, मुझे वहीं पे एक मेरी वही डेकोरेशन है और कोई बड़ी डेकोरेशन नहीं है, लेकिन वहाँ हमारा पहुंचना ही ये था कि भाई फौज आ गई, भाई ये जस्ट है, भाई ये किसी के पक्ष में नहीं है, भाई ये बिल्कुल उस पर चलेंगे, हमारी फौज है, देश की फौज है, भारत की फौज है, किसी इंडिविजुअल की फौज नहीं है, किसी डिफेंस मिनिस्टर की फौज नहीं है, सब ट्रांजिएंट है। ये संस्था है, मेरा चीफ भी ट्रांजिएंट है, मैं भी ट्रांजिएंट हूँ, लेकिन एज ए इंडियन आर्मी ये हमारे यहाँ कहते हैं ना, रेजिमेंट लिव्स ऑन, कमांडिंग ऑफिसर चेंजेस। ये तो साहब ये तो एक जिंदा चीज है जिसको आप या तो समझ लीजिए या नहीं समझ लीजिए। सिर्फ झंडे, नाम, नमक, निशान से रेजिमेंट नहीं बनती, वो लाइफ है। उस लाइफ को आप महसूस नहीं कर सकते, वो एक आत्मा है, उसको आप महसूस कर सकते हो। तो साहब उसके कहीं भी अगर 5% भी छवि खराब हुई है हमारी सीनियर लीडरशिप की, तो मैं समझता हूं ना कि कहीं गलतियां हैं। तो साहब पूरा मुद्दा जो है वो मतलब, और किस तरह से डिस्कस हुआ, हमारे में ही कुछ लोग कहने लग गए कि साहब ये क्या किया चीफ ने, क्या। और चीफ जो है वो उन्होंने उनको भी क्लैरिफिकेशन दे देना चाहिए। अगर मैं उनकी जगह लिखूंगा नहीं, लिखूंगा तो क्लैरिफिकेशन कर दूंगा। ये मुद्दा मैंने लिखा है, और ये मुद्दा मैंने लिखा है, सरकार इस पे कार्य कर, आप उस पे कार्य भी तो कर सकते ना। मैं हो सकता है आपने ऑलरेडी सुधार किया हो, मुझे नहीं पता, हो सकता है आपने गालवान और 31 अगस्त 2020 को जब ये हादसा हुआ, 30-31 को जब ये हादसा हुआ है कैलाश रेंज पे, और तो हो सकता है आपने सिंदूर तक इंटरनली फौज ने ठीक कर लिया। हमारी फौजें जो हैं तीनों, हमारी फौजों में एक बहुत बड़ी खासूसियत है, अपनी वीकनेसेस पे काम करती है, तभी तो आपकी आर्मी इतनी स्ट्रांग है। तो हो सकता है अगर कोई उनको खामी लगी हो तो काम कर लिया, मुझे नहीं पता। पर मुद्दा जो है वो मतलब जिस तरह से मतलब भटका देश में, मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं लोगों से कोई जेन्युइनली अगर लोगों से फीलिंग ले, तो लोग, मेरे ख्याल में बहुत लोग मेरे साथ सहमत होंगे कि इस तरह से मतलब पूरे मुद्दे पे कहीं कहीं हमारे सीनियर लीडरशिप को अंडरमाइन किया है। जब आपसे बात हो रही है, उससे थोड़ी देर पहले संसद में विदेश मंत्री एस जयशंकर खड़े हुए, उन्होंने पूरी स्थिति को लेकर सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट दिया। तो क्या आप मानते हैं कि वो जवाब सफिशिएंट था और उसके बाद ये सवाल ख़त्म हो जाना चाहिए कि सरकार इस मामले पर चुप है? देखिए, मैं पिछले 3 घंटे से, मतलब 4 घंटे से बिल्कुल ऑफ एयर हूँ, तो उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी मुझे नहीं पता। लेकिन अगर उन्होंने स्टेटमेंट दी है और उस स्टेटमेंट में जो पहलू दुनिया एक्सपेक्ट कर रही है, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर उन सब पहलुओं पर उन्होंने किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मैं समझता हूँ कि मुद्दा बड़ा क्लियर है, मतलब। और यही मैं कह रहा था जब मैं बात कर रहा था, ऋषि से भी, इनसे भी बात कर रहा था, मैं यही कह रहा था कि हर एक आदमी की, मतलब एक हमारे जैसी कंट्री में जहाँ इतने पावर सेंटर्स हैं, तो कहीं से भी एक अच्छी स्टेटमेंट जो कुछ चीज़ों को स्पष्ट करे, बहुत अच्छी बात है।
उस पे उन्होंने एक लाइन जो बोली है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही रास्ता निकलना चाहिए। तो सरकार की तो नीति पिछले कई साल से है ना, और प्रधानमंत्री ने 2022 में भी ये बात कही थी कि युद्ध का युग नहीं है, जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा था। तो आपको तब ये कहाँ बात कही जा रही है कि सरकार को स्टैंड नहीं ले रही है या सरकार कमज़ोर दिख रही है? देखिए, हमने बिल्कुल नहीं कहा कि सरकार कमज़ोर है या सरकार स्टैंड नहीं ले रही है या सरकार नहीं। हमारा मतलब ये है कि भाई, और ये भी बिल्कुल स्पष्ट मैं कह रहा हूँ कि अल्टीमेटली तो जितना मर्जी लड़ लो, डायलॉग होगा, और मैंने और डिप्लोमेसी का होगी कहीं ना कहीं। पर डिप्लोमेसी तो साहब, यूएन जब डिफंक्ट होगी तो मेरे ख्याल में डिप्लोमेसी का मक्का मदीना वो क्वेश्चनेबल हो गया ना। तो वही चीज़, मतलब डिस्कशंस तो होंगी, आखिर हल तो बातचीत से ही निकलेगा। लेकिन उसमें नुकसान जो हो गया, वो तो दुनिया भर रही है, हमारा देश भी भर रहा है। अगर आपको गैस की कीमतें बढ़ानी पड़ी हैं तो नुकसान तो हुआ है ना। तो इस नुकसान के लिए अगर किसी मुल्क ने किया है तो मैं नहीं समझता उस लड़ाई को ठीक समझाना। ये कह देना कि लड़ाई जो है वो बातचीत, ये भी तो है जिस कि भाई लड़ाई जो है ये बिल्कुल गलत चली, खाड़ी को मतलब डिस्टर्ब करना बिल्कुल गलत है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई भी प्रॉब्लम नहीं। और इसमें कौन नाराज होएगा? जिसको नाराज होना है वो मानेगा। अगर अगर आपके साथ किसी के संबंध है, उसको आपकी आवश्यकता है, आपको उसकी आवश्यकता, उसको आपकी आवश्यकता, अगर आपकी ट्रीटीज हैं और आपके आपके मेल मिलाप ऐसे हैं, तो जब राइट टाइम पे जो स्टेटमेंट्स हैं वो ठीक दिशा में ली जाती हैं। जब सरकार की विदेश नीति को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, जाहिर है कुछ लोग इसके पक्ष में हैं, कुछ को इसमें कमी दिख रही है। आपकी नज़र में कांग्रेस पार्टी या ऑपोजिशन की जो विदेश नीति है, उस पर आपका कोई कमेंट है? जिस तरह से देखिए, इस मैं पूरे किसी पार्टी पे कमेंट नहीं कर सकता, मैं किसी पार्टी का स्पोक्समैन नहीं। पर मेरा मानना ये है कि जब डेमोक्रेसी है, पक्ष विपक्ष है, तो हर दुनिया में डेमोक्रेसी है। हर एक जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पक्ष है, विपक्ष है, वहाँ बातें होती हैं। लेकिन विपक्ष तो आज से नहीं, कभी से विपक्ष शोर करता रहा है। हम यंग थे जब भी, हम कम्युनिस्ट के भी वो देखते थे, जब वो भारी में वही विपक्ष था एक टाइम पे, बाय द वे। तो वो करते थे। तो ये पक्ष विपक्ष की बातें हैं, लेकिन देश का ओवरऑल स्टैंड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कन्वे करती है, और वही देश का स्टैंड है। बाकी तो इंटरनल बातें, मैंने पहले भी कहा कि अंदरूनी जो बातें हैं वो होती रहेंगी, होने दो उनको, क्या प्रॉब्लम है? दुनिया मतलब पूरे 140 करोड़ लोगों के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज होंगे। मेरा डिफरेंट व्यू है, किसी और का डिफरेंट व्यू है। लेकिन अल्टीमेटली जब कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर एक स्टेटमेंट देते हैं, तो वो कंट्री जो पूरी कंट्री को कन्वे करते हैं, आज उनकी जिम्मेवारी है। और उन्होंने अगर एक अच्छी स्टेटमेंट दिए तो बहुत सराहनीय है, मैं कहता हूँ तारीफ करो। आपने कहा कि आप किसी पार्टी के बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी सरकार पर ये टैग लगाते हैं सरेंडर सरकार का, फिर ये जब कहते हैं कि आप अमेरिका के दबाव में हैं, फिर सोनिया गांधी ये शिकायत करती हैं कि खामनाई की मौत के बाद सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया, कोई स्टैंड नहीं लिया, तब आपकी कोई ओपिनियन इस पर? देखिए, मैं इंडिविजुअल पे क्यों कमेंट करूं? मैं अपने कमेंट्स दूंगा उस इवेंट पे। मैं एक एक देश के विपक्ष के नेता हैं, देश में उन्होंने उनको भी चुना है, कुछ लोगों ने चुना है, विपक्ष के नेता हैं। अगर वो, मैंने आपको पहले ही कहा, पक्ष विपक्ष बोलेगा। कल तक जब आज का पक्ष कल विपक्ष में था तो वो भी काफी कुछ बोलते थे। तो हमारा काम ये नहीं है कि भाई पक्ष क्या बोल रहा है, विपक्ष, तो हम पॉलिटिक्स में चल जाए। हमारा काम है कि किसी मुद्दे पर आप स्ट्रैटेजिकली अगर आप सोचते हो, और आपका क्या ओपिनियन है, आप मतलब इस चीज को कैसे लेते हो। और देखिए, ये पक्ष विपक्ष तो अगर आप देखें, जहां से आपने डेमोक्रेसी सीखी है इंग्लैंड में, वहां भी बहुत बार होता है ना ये सब। तो ऐसा नहीं है कि भाई पक्ष नहीं बोले, विपक्ष नहीं बोलेगा, विपक्ष बोलेगा। लेकिन इस पे अगर हर कोई प्रतिक्रिया देने लग जाए तो मैं नहीं समझता। फिर मैं आई एम रिएक्टिंग टू व्हाट दे आर सेइंग, एक्टिंग। आई एम इंडिपेंडेंट थिंकर। जो मैं सोचता हूं, मैं गलत हो सकता हूं अपनी सोच में, मेरा जो आकलन है वो गलत हो सकता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि जो मेरी सच्ची निष्ठा से जो मैं देश के लिए सोचता हूँ, उस पर अगर मैं कुछ ठीक से टिप्पणी कर सकता हूँ तो मैं करूँगा, जैसे मैंने की है। अभी ऋषि ने जब सवाल यही पूछा था तो मैंने कहा कि इसका मीनिंग क्या है। अयतुल्लाह ख़ोमेनी की जगह मैंने कहा ना कि भाई पहले तो आक्रमण ही, मेरे मानना तो ये पूरा आक्रमण गलत है, ये आक्रमण जो है ये गलत है, अनलॉफुल है। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको, ये अनलॉफुल है। अब अगर इस पर जितने लोग कह रहे हैं अनलॉफुल है तो इसका मतलब वो मेरे ओपिनियन से सहमत है।
मैं किसी ओपिनियन के यहाँ कैसे कमेंट कर दूँ, टिप्पणी कर दूँ? लेकिन एक जो आवाज़ ये उठ रही है कि ईरान पर अमेरिका ने हमला किया तो अमेरिका के ख़िलाफ़ स्टैंड लेना चाहिए। जब इज़राइल फ़िलिस्तीन और गाज़ा की जब लड़ाई छिड़ी तब इज़राइल को लेकर काफ़ी नाराज़गी और विपक्ष का जो स्टैंड रहा कि सरकार ने इज़राइल के ख़िलाफ़ कोई कड़ा स्टैंड नहीं लिया। तो आपको क्या लग रहा है कि विपक्ष की क्या सरकार से उम्मीद है, जो एक ऐसी लड़ाई जिसमें भारत पार्टी नहीं है, उसमें ना वो आक्रमण कर रहा है, ना वो आक्रमण सीधे तौर पर झेल रहा है, तो फिर सरकार से ये सवाल? पक्ष ने इस विपक्ष से सवाल पूछे, जनता को अच्छे लगे, पक्ष को विपक्ष बना दिया। कल जनता को सवाल अच्छे लगेंगे तो विपक्ष को पक्ष बना देगी, नहीं लगेंगे तो पक्ष बना रहेगा। ये जनता है, मैं तो एक इसी जनता का एक पार्ट हूँ। मतलब ये आप समझिए डेमोक्रेसी है। तो कल तक ये जो पक्ष है भी तो विपक्ष में था ना। अकेले 3 मेंबर थे साहब, अकेले वो 3 मेंबर ही बहुत बड़े बड़े सवाल पूछते थे। वाजपेयी जी एक टाइम पे अकेले सवाल पूछते थे, तो पूछते थे, बड़ी अच्छी बात थी, क्यों नहीं। और उसमें पक्ष विपक्ष और उसमें लोगों में सहमति बनती थी उस पर। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि साहब पक्ष क्या बोल रहा है। मैं कह रहा हूं ये तो डेमोक्रेसी है, यहाँ बिल्कुल ठीक बात है, पक्ष बोले विपक्ष बोले, हर किस्म की आवाज बोले, क्या प्रॉब्लम है इसमें साहब। उससे देश की छवि थोड़ी खराब होती है। देश की छवि तो वो है जब आप स्टैंड लेते हो, जब आप जाके यूएन में बोलते हो किसी मुद्दे पर, जब आप जाके किसी मुद्दे पर यूएन में स्टेटमेंट देते हो, या किसी मुद्दे पर जब आप प्रेस स्टेटमेंट पार्लियामेंट में इशू करते हो, देश की छवि वो है। अंदर तो हमारी बातें होंगी, हमारे अंदर डिफरेंसेस होंगे, एक परिवार में डिफरेंसेस होते हैं। बेटे में जब डिस्कस होती है कि घर में क्या पर्दे लगाएं क्या लगाएं, वहां डिस्कशन होती है साहब, वो भी तो करते हैं। तो इसमें क्या है, ये तो पक्ष विपक्ष की बात है। और जो मेरा ओपिनियन है, जो एनालिस्ट है किसी भी बात पे, मैंने वो रखा, ना किसी पक्ष की ना विपक्ष की। देखिए सरकार है, देश चला रही है, और जहाँ सरकार अच्छे काम हमें लगते हैं अच्छे काम करे, हम उनकी बिल्कुल प्रशंसा करते हैं। जहाँ हमें लगता है कि देश को सोच के चलना चाहिए, ये जो है आने वाले सब में हम गलत हो सकते हैं, लेकिन हमें लगता है, मुझे लगता है कि अगर आज ये लड़ाई नहीं होती तो ये महंगाई नहीं बढ़ती। अगर ये लड़ाई नहीं होती तो साहब ये एरिया अनस्टेबल नहीं होता। एक क्लैरिटी थी, कोई इजराइल को खतरा नहीं था किसी किस्म का। हमास जो है वो बिल्कुल टूटा पड़ा है। हिजबुल्लाह को जो है आपने 2024 में सितंबर में एक सीज फायर एग्रीमेंट की थी, और आपने कहा लेटिन नेवर के जो 30 किलोमीटर नॉर्थ में उसके पीछे हिजबुल्लाह चला जाएगा, वो चला गया साहब। अमेरिका की ट्रीटी है, अमेरिका मॉनिटर कर रहा है, मॉनिटर कर रही है। अब साहब वो अब आपको अपना क्या बोलते हैं ये यमन में, अब वो जो भी कुछ कर रहे हैं यमन से हouthis, वो रेड सी तक लिमिट था, सबकी फोर्सेस वहाँ डिप्लॉयड हैं, उनको वैसे कंट्रोल में था। तो दुनिया पे लड़ाई थोपनी बनती नहीं थी साहब। इसमें कोई कुछ भी बोलता रहे, अपना व्यू बड़ा क्लियर है कि आपने दुनिया पे लड़ाई थोप दी है, आपने बहाना लिया है, आपने जो बहाना आपने इराक में लिया था वही लिया है। और अगर यहाँ अनस्टेबिलिटी रहती है तो आप जिम्मेवार हैं, अमेरिका जिम्मेवार है। और अगर हार्डलाइनर्स ईरान के अंदर बच जाते हैं और बहुत पावरफुल हो जाते हैं तो भी इस दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। तो हम तो दोनों तरफ की बात करें, लेकिन जो दुनिया की हक की है वो बात तो यही है। हम नहीं चाहेंगे कि ईरान के अंदर हार्डलाइनर्स हों जो इस एरिया में अपनी मनमाजी करते रहे और कल वही टेररिज्म ले आए। दयाल सर, हमने कई सब्जेक्ट्स पर बात की, हमारे साथियों ने भी आपसे बात किया। आखिर के हिस्से में कुछ एक सवाल लूंगा। आप लोग आजीवन जब तक सेवाओं में रहें तब तक युद्ध की तैयारियों में ही रहें, और कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट से भी आप लोग गुजरे। लेकिन जिस तरह से अब हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में, चूंकि हमारा भी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, 1 करोड़ भारतीय हैं वहाँ पर जो भारत से नाता रखते हैं, और ऐसे अगर 5-5 लोग उनके परिवार के भी जोड़ लें आप, तो एक बड़ी संख्या है जिससे भारत का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट जुड़ जाता है। हम ये देख रहे हैं कि पहले ईरान ने आरोप लगाया कि हमारे वाटर प्लांट्स को निशाना बनाया गया, जहां से पानी, समुद्री पानी को प्यूरिफाई किया जाता है, पीने लायक बनाया जाता है। उसके एवज में बहरीन से ये जानकारी आई कि बहरीन में भी पानी के जहां पे ये पूरा फिल्टरेशन का काम होता है, उसको भी हिट किया गया है। ये जो क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है एक तरीके से, जहां पूरा मिडिल ईस्ट 90% इसी तरीके के डिस्टिल वाटर पर निर्भर करता है,
क्या ये दुनिया को एक और नया मोर्चा खोल के देने जा रहा है जहां अब सिर्फ लड़ाई परमाणु या फिर मिलिट्री ठिकानों तक की बात नहीं रहेगी? अब तो मतलब अगर आम जनता की बेसिक सुविधाओं को आप निशाना बना रहे हैं, तब तो आप पाकिस्तान जैसे देश के लिए एक अल्टीमेट नया पूरा सेगमेंट खोल दे रहे हैं कि वो जो डैम जिहाद करने की बात कर रहा है, जिसके लिए वो मिलिटेंट हायर कर रहा है, तो दुनिया में इस तरह की जो फ्रिंज एलिमेंट है पाकिस्तान जैसे, उसके लिए तो आप एक नया दरवाजा खोल दे रहे हैं युद्ध में। ऋषि, इसमें कोई शक की बात नहीं है। देखिए, जब 93 में इराक पे युद्ध किया था तो अमेरिका ने पहले उनके पूरे पावर सेंटर्स, उनके उनके जहाँ से पावर पावर जनरेट ग्रिड्स होती को, हाँ। है, उनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया था, हॉस्पिटल्स और ऐसी चीज़ें। तो ये नई दुनिया है और इसमें लड़ाई के नए नए वो हैं। और आपने अलकायदा, जिस तरह से अलकायदा को स्पॉन्सर किया, जिस तरह से आपने फाइनेंस किया, देखिए हमारे यहाँ जब जम्मू एंड कश्मीर में मिलिटेंसी पीक पे थी तो अमेरिका और पाकिस्तान की तो दोस्ती थी और अमेरिका के फंड्स पाकिस्तान यूज़ कर रहा था, तो मैं समझता हूँ अमेरिका को पता होना चाहिए था। तो ये तो अब कोई लिमिटलेस वॉर है, बिकॉज एथिक्स गई, मॉरलिटी गई। मतलब आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं और वो डिफरेंसेस ना सॉल्व करने पे आप लड़ाई पे जा सकते हैं, लेकिन आपके जो बेसिक एथिक्स हैं सोसाइटी के, मॉरल के, वो कहीं ना कहीं आपने पूरे के पूरे दाव पे लगा चुके हैं। और ये भी एक मेरे ख्याल में सोसाइटीज़ में, देशों में ये भी एक बहुत बड़ी चैलेंज, जैसे अब पूरे के पूरे। और इसमें क्या है, देखिए ऋषि, अगर मान लो जो कंट्री कर रही है उसी के, अगर मान लो जैसे अभी अजरबैजान ने कहा भाई मेरे पे अटैक हो गया, ईरान ने मना कर दिया, अब किसको पता कहाँ से गया। हाँ, अब साइप्रस पे वो कह रहे हैं हाँ। साहब पता नहीं। तो साहब जो लोग लड़ाई, इसका मतलब जो लोग दुनिया में ये अनस्टेबिलिटी, तभी मैं कह रहा हूं कि थोपने की जो कोशिश की कंट्रीज जा रही है। को मैच्योर होना पड़ेगा, खासकर लीडर्स को। जो 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 देश, दुनिया ने वैसे ही मान रखा अमेरिका को, यार टैरिफ लगा रहा था, कोई बोल रहा था। तो या आप लीडर ऑफ द वर्ल्ड हो, आप बेशक सिंगल ना हो, आप मल्टीपोलर हो, जो भी कुछ हो, आपकी जिम्मेवारी बनती है कि दुनिया में तबाही को बढ़ाने की बजाय, मैं मानता हूं कि भाई हाउतीज को सपोर्ट कर रहा था ईरान, मैं बिल्कुल मानता हूं, और मैं मानता हूं ईरान में हार्डलाइनर्स थी, तो वहां मॉडरेट्स कुछ ना कुछ आते ना, तो आप उसको पीरियड, उसको टाइम देने की बजाय आप सोच रहे हो इस युद्ध से कुछ निकलने अग्रेसिव वाला से, है, ये गलत है, यही गलत। सर, एक पैटर्न सर डेवलप हुआ। आप लोग भी चूंकि एनालिस्ट के तौर पर अब नजर रखते होंगे, पहले जब आप सेना का हिस्सा थे तो आप लोग अपनी वॉर गेमिंग्स में इस पर नजर रखते ही होंगे, ऐसी उम्मीद है मेरी। जैसा हम देख रहे हैं, एक ताकतवर मुल्क है और एक थोड़ा उससे कमजोर है। हम बात रशिया यूक्रेन की कर लें, हम बात इजराइल अमेरिका या बनाम ईरान की कर लें, या फिर हम बात इंडिया और पाकिस्तान की कर लें, इसमें यही दो परिस्थिति बनती है कि एक ज्यादा ताकतवर है, एक थोड़ा कमजोर है। लेकिन जो कमजोर मुल्क है, जो जिस तरीके से ईरान शाहिद 136 क्लास के ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, कामाकाजीज को इस्तेमाल कर रहा है, यूक्रेन ने भी जबरदस्त तरीके से कामाकाजी ड्रोनों का इस्तेमाल किया। उसने रशिया से ही सीखा, चूंकि 50,000 यही शाहिद क्लास के ड्रोन्स रशिया लेकर गया था ईरान से, और उसने खूब बॉम्ब किया पहले यूक्रेन को। यूक्रेन ने जब इसको सीखा तो ये हुआ। हमने जब ऑप सिंदूर किया तो हमने देखा कि किस तरीके से सर उनके जब मिसाइल्स और वो तमाम वॉर टैक्टिक्स फेल होने लगे, तो उन्होंने कहा कि चलो एग्जॉस्ट करते हैं, जो एक वॉर का एक नया वॉर टैक्टिक्स आ गया है। हजारों की संख्या में ड्रोन भेजे गए, हम लगातार इंटरसेप्ट करते रहे। ड्रोन की कीमत बहुत कम, इंटरसेप्टर्स की कीमत लाखों करोड़ों में, और एक एक ड्रोन को, लाखों हजारों का ड्रोन को इंटरसेप्ट करने में करोड़ों रुपए की मिसाइल का इस्तेमाल होना। इंडिया कैसे प्रिपेयर करे सर? क्योंकि हम एक थ्रेट तो देख ही रहे हैं, और पाकिस्तान के साथ जो अभी भी सिचुएशन है, आप भी समझते हैं, ठीक है, मतलब हम लोग कोई युद्ध के पक्ष में हो सकता है और विपक्ष में हो सकता है, लेकिन वहां एस्केलेशन की स्थिति में तो हम हैं आज के दौर में खड़े वहां पे। इसमें कोई शक की बात नहीं है। और मैं समझता हूं कि देखिए कुछ लो कॉस्ट, देखिए आज के दिन सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि एयर डोमिनेंस से पहले आप अपनी एयर स्पेस डिनाइल कीजिए। एयर स्पेस दुनिया की, मतलब दूसरे की एयर स्पेस को डोमिनेट करें, जो बैटल एरिया उसके एयर स्पेस को डोमिनेट करें। सबसे पहले आज अपनी एरियल स्पेस को आप स्पेस को डिनाई कीजिए, क्योंकि दुनिया का रुख बदल गया है। मतलब जो ओपनिंग है वो पावर ओपनिंग जो है वो पावर सेंटर्स पे, पावर मतलब पॉलिटिकल पावर सेंटर्स पे भी है, ऐसी बात नहीं है, और आपकी जो बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी है, आपकी जो
आपकी जो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करें। वो तभी आप बचा सकते हो जब आप एयर डिनाइल करें कि आपकी स्पेस में मिसाइल कुछ नहीं घुस पाए। जो लो कॉस्ट थ्रेट है जैसे ड्रोन्स है, उनकी आप लो कॉस्ट एंटी सिस्टम रखिए और फ्रंट लाइन रखिए। जैसे भारत की बड़ी स्ट्रैटेजी है, कहते हैं ना लेयर्ड स्ट्रैटेजी जी है। बिल्कुल। इस लेयर्ड स्ट्रैटेजी में कुछ वेपन्स में कमी होंगी, कुछ वेपन जो है वो नए आ रहे होंगे, कुछ पुराने होंगे, कुछ ऑब्सलीट हो रखे होंगे, कुछ नए खरीद रहे होंगे। तो ये जो लेयर्ड सिस्टम है ना, लो कॉस्ट थ्रेट शुड बी मेट विद लो कॉस्ट। और ये नया हथियार आया है, मतलब दुनिया को सोचना चाहिए। तो इसका भी जुगाड़ निकलेगा। एक दिन तो हेलीकॉप्टर भी आया था ना 100-120 साल पहले, राइट ब्रदर ने जब जी हवाई बिल्कुल। जहाज हाँ पहली बार जाता तो घोड़ों पे ऐसे वो हाँ। हैंड ग्रेनेड फेंकते थे। तो इसका भी जोड़ तोड़ निकलेगा। और मैं समझता हूँ हमारे जो हमारे मिलिट्री जो लीडरशिप है और जो हमारी साथ में DRDO और जो लोग हैं, जिस तरह से वो लगे हुए हैं इस चीज़ पे, और काफ़ी हद तक पाकिस्तान के उसको हम समझ चुके हैं और उसका जुगाड़ मतलब है हमारे पास, ऐसी कोई बात नहीं। इसी वॉरफेयर पे अगर हम बात करें तो सऊदी ने एक अनक्लासिफाइड लोकेशन का एक वीडियो जारी किया जिसमें उसने दिखाया कि उसने कैसे शाहिद क्लास के ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर रहा है। मोर और लेस ऐसा प्रिटेंड हो रहा है कि उसमें अपाचे हेलीकॉप्टर्स के गन के थ्रू उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो ये भी एक सस्ता तरीका है, अगर इस पर भी अगर हम या कोई भी देश महारत हासिल कर ले कि हम ड्रोन को ऐसे हेलीकॉप्टर्स के जरिए, क्योंकि हम ड्रोन से ज़्यादा ऊपर रेंज पे जा सकते हैं हेलीकॉप्टर्स लेके, तो क्या ये एक आसान और अच्छा तरीका हो सकता है ये? देखिए, एक आसान तरीका तो ये है मेरे हिसाब से। आप देखिए, जैसे स्वैम ड्रोन्स आते हैं जी। और आपने एक दिवाली का बॉम्ब देखा जो ऊपर जाके पक पक हाँ, एक हाँ। बॉम्ब जाता है और उसके बाद कितने फैल जाते हैं हाँ, चारों। हाँ, हाँ। मल्टीपल। अगर आप इस किस्म का एम्यूनिशन लाएं जो मतलब एरिया सैचुरेट कर दे, हाँ। तो फिर स्वैम ड्रोन, सब ड्रोन और सस्ता लाएं, मतलब, और आप उसको चाहे फिर हेलीकॉप्टर से फायर कर लें, चाहे आप उसको गन से फायर कर लें, चाहे। अब बेसिक चीज तो डिटेक्शन है। थ्रेट का फर्स्ट चीज है उसको डिटेक्ट करना, हाँ। फिर उसको आइडेंटिफाई करना थ्रेट है क्या, हाँ। और उसको फिर एग्जैक्टली रिकॉग्नाइज करना कि अच्छा ये है। फिर और उसको जब आप उसको रिकॉग्नाइज करके आइडेंटिफाई कर लेते हो तो फिर उसके पास उसी तरह का आपको उसका इलाज, हाँ बिल्कुल, उसको ढूंढ काउंटर के कर करने का आप सकते हैं। तरीका तो निकाल काउंट करने का, तो काउंटर करने के बहुत तरीके होंगे। ड्रोन्स खासकर जो है बहुत सॉफ्ट बॉडी है। आप मल्टी लेजर एक हवा में एक ऐसी चीज रखिए जो मल्टी लेजर जो डिटेक्ट कर ले और मल्टी लेजर कर दे और डिस्ट्रॉय कर दे। तो बहुत तरीके जो साइंटिस्ट जो हमारी जो साइंस कम्युनिटी है, जो हमारी रिसर्च कम्युनिटी है, वो लगी होगी, और मैं समझता हूँ और दुनिया में लगी हुई है ये। तो इसका भी बहुत जल्द ऐसे निकलेगा, ऐसी बात। लड़ाई का मेन मुद्दा, मेन लड़ाई के प्रिंसिपल्स पे रहेगी। कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स, मेंटेनेंस ऑफ योर एम, and having superiority military power over the enemy, deception, surprise, ये सब जो है ये हमेशा लड़ाई को डिक्टेट करेंगे, मतलब। और एबिलिटी टू टेक इनिशिएटिव एंड रीगेन इनिशिएटिव, और आप फिर इनिशिएटिव के जरिए आउट मैन्यूवर दुनिया के उसके माइंड को पैरालाइज कर देना एनिमी कमांड के। ये जो बेसिक दुनिया जिन पे बेसिक लड़ाई के जो वो उन पे तो वो स्थिर है, उन पे कोई वो नहीं है। सब एक सवाल मिडिल ईस्ट की कैपेबिलिटीज को लेकर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ऑन एन एवरेज बेसिस पे 30-35 के करीब रोज बैलिस्टिक मिसाइल नियम से आ रहे हैं, 150 पौने 200 के आसपास ड्रोन्स आ रहे हैं मिडिल ईस्ट के सारे देशों पे। ऐसा लग रहा है कि ईरान ने बंटवारा करके रख दिया कि आज का कोटा इतना है, दागो। और तो क्या आपको लग रहा है कि मिडिल ईस्ट ये कब तक इस तरीके से अपने आप को रिस्ट्रेन रखेगा, सिर्फ इंटरसेप्ट करेगा, खुद को सिक्योर करेगा? अगर मिडिल ईस्ट भी ईरान को बॉम्ब करने में या अमेरिका के साथ या इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर अग्रेसिव स्टैंड ले लेता है, अटैक करने पे चला जाता है, तो क्या आपको क्या लग रहा है ये पिक्चर किस तरह से बनती दिख रही है? और इसी का एक सप्लीमेंट क्वेश्चन है, आखिर में ही जोड़ रहा हूं कि अब इस युद्ध का भविष्य कैसे देखते हैं? कुछ महीनों का देखते हैं, कुछ दिनों का देखते हैं, या लगता है कि नहीं ठीक है ये लोग बैठ जाएंगे, जल्दी ही बैठेंगे टेबल पे? देखिए, पहले तो मैं आखिरी चीज़ को बताता हूँ, मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी बैठ जाएंगे, 4-6 हफ्ते लगेंगे। और ये जिन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, मिडिल ईस्ट की जो कंट्रीज़ हैं, कोई इनको यहीं से मुहिम स्टार्ट होएगी, यही स्टार्ट करते हैं। ओमान में भी तो वार्तालाप चल रही थी, पहले कतर ने भी इनिशिएटिव लिए, दुआ बहुत बड़ी रही है इस किस्म की। सऊदी अरेबिया भी इनिशिएटिव लेगा, क्योंकि लॉस सबका हो रहा है, तो सब अपने पैसे गिनना जानते हैं, तो उस लॉस को ये कहीं ना कहीं ये उठाएंगे। और ये सबसे अमेरिका के यही क्लोजर है, तो ये कहीं न कहीं मुद्दा अंदर ही एक वो होएगा जो रेजोल्यूशन निकलेगा।
और जहाँ तक बात है, देखिए, अगर आप सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतर, और आप उसके बाद ये इन सब की बड़ी छोटी छोटी एयर फोर्सेज हैं, और मतलब इन सब की उतनी पावर नहीं है, मिलिट्री पावर उतनी है, और ग्राउंड फोर्सेज तो बहुत स्मॉल है, हाँ। और बहुत ज़्यादा तो इनका बिजनेस जो है बाहर के लोग कर रहे हैं, तो डिफेंस फोर्सेज भी बहुत छोटी छोटी हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट करना, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड एंड फो में अमेरिका और इजराइल के लिए, तो ये एक इनकी सोची समझी वो है, और ये कंट्रीज नहीं चाहेंगे इस युद्ध को बढ़ाने में, ये युद्ध को नहीं बढ़ाना चाहते, ये चाहते हैं किसी तरह से अमेरिका जो है अपना जो उसका मेन एम है उसको हासिल कर रहे हैं कि यहाँ पीस आ जाए, और जो हार्ड लाइनर्स हैं ईरान के, वो कहीं कहीं पिछड़ जाएं और यहाँ एक शांति सी बने। ये ऐसी लड़ाई कोई- लड़ना नहीं चाहते ये आप लोग। ऐसी कोई संभावना देखते हैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू कि देयर इज ए हाई चांस और लो चांस, मतलब अगर आप बताना चाहें तो, कि ईरान का जो हार्ड पॉलिटिशियंस हैं उनको एलिमिनेट कर ही देंगे जो अब रिजीम चेंज की बात की जा रही है, या लग रहा है कि ईरान सस्टेन कर जाएगा? आपको अपने एक्सपीरियंस से क्या लगता है? देखिए, सिस्टम तोड़ सकते हैं आप, लेकिन सिस्टम को मिटा नहीं सकते। आइडियोलॉजी तोड़ सकते हैं। अयतुल्ला खोमेनी एक आइडियोलॉजी नहीं है, एक आइकॉनिक फिगर नहीं है, एक लीगेसी नहीं है, एक सिस्टम है। सोवियत यूनियन का सिस्टम आपने 91 में तोड़ा था, 93 के बाद जो है पूरा का पूरा। लेकिन सिस्टम से कम्युनिज्म का सोच का जाना, सिस्टम से वो चीज़ें ख़त्म करनी, मैं नहीं समझता 30 साल तक, मतलब आज भी नहीं बाकी खत्म हुआ। कंट्रीज में तो बहुत दिन तक ये फिर अपीवल आएगा। आई मीन ऐसा नहीं है कि ये ईरान की सोसाइटी में, मतलब अब एक ये मैं समझता हूँ कि वक्त लगेगा उसे वापस उस लाइन पे आना जहाँ वो मॉडरेट हों, जहाँ वो एक्चुअल वैल्यूज जो थी, जो एक्चुअल वैल्यूज़ यहाँ से जो यहाँ पे, तो ये तो लिटरेचर भी थी ना, ये तो सब कुछ यहीं से शुरू हुआ है, सिविलाइजेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा थी ना, मतलब ये एम्पायर तो उस पे जान पहुँचने में बहुत टाइम लगेगा ईरान को। कहीं कहीं ईरान भी गुमराह हुआ है, ऐसी बात नहीं है। अमेरिका तो है ही अपनी तानाशाही चला रहा है, लेकिन ईरान भी कहीं कहीं अंदर से भी कुछ उसमें फॉल्ट लाइन्स है। ठीक है। मेजर जनरल विशंबर दयाल सर, आपने अपना बहुत कीमती वक्त दिया। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को आपके साथ ये जो बातचीत हमने इस विषय पर विस्तार से की है वो दर्शकों को समझ आई होगी। आपने सर अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।